मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी इस देश के वो पहले प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने ही कांग्रेस जाएगी, जो साहब काशी राम ने कहा था कांग्रेस जाएगी और बीजेपी आएगी। उसके बाद का जो दौर है, यदि हम अपना जिस्म किसी को नहीं परोसेंगे तो हम बच्चों को खाना कहां से देंगी। अरे धन्य मान्यवर साहब श्री कांशीराम ने तैयार किया, जिस देश में माता बहनें अपना जिस्म बेच करके इस देश को अपने बच्चों को लालन पालन कर रही हो, जिस देश कई बारी परिस्थितियां हो जाती है, कई बारी क्या है कि 25% की सरकारी बन जाती है, कई बारी 40% के ऊपर मात्र कुछ एमएलए के अंदर पार्टियां सिमटते रह जाती है। आज मान्यवर साहब कांशीराम की जो विचारधारा थी, उनका जो नीला झंडा हाथी निशान था, उस विचारधारा पर काम करके घर घर उस झंडे को बुलंद करके इस देश के अंदर बीएसपी की सरकार बनाना है। माँ मुझे सेहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। ऐसी ऐसी महान बातें करने वाले, अपनी जवानी को बहुजन समाज के नाम करने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्मदिन है। और मेरे पीछे आप मान्यवर साहब कांशीराम की प्रतिमा देख रहे हैं, शीशे पर है, हालांकि आपको अच्छे से नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन फिलहाल मौजूद हैं गुरु रविदास छात्रावास हिसार के अंदर, जहां पर हरियाणा की एकमात्र स्टैचू लगी है मान्यवर साहब कांशीराम की। और यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप अंबेडकर जी, रामनिवास रायपुर जी, संदीप जी, विजय जी और तमाम बहुजन समाज के साथी यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं साहब कांशीराम की जयंती का। और इस मौके पर बात करेंगे मान्यवर साहब कांशीराम के बारे में, बहुजन समाज के बारे में, और बहुजन समाज की जो राजनीति है उसके बारे में, क्या योगदान है बहुजन समाज का, आज के समय पर किस पायदान पर खड़े हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले आपके तमाम व्यूवर्स को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब श्री कांशीराम। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के 91वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। आप मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का जो जीवन संघर्ष है और आज बहुजन समाज जो खड़ा है, तो बहुजन समाज जो खड़ा है, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की जो कोटेशन थी कि समाज के लिए एक छत और एक चारपाई पे दोबारा कभी नहीं सोए, तो आज बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा हाथी निशान मजबूती से कश्मीर से कन्याकुमारी तक खड़ा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक खड़ा है जी। क्या उनके मुख्य विचार क्या थे बहुजन समाज को लेकर के? उन्होंने बताया जाता है कि सरकारी, एक बड़ी सरकारी नौकरी छोड़ करके, जिसके पीछे आज युवा पागल है, वहां से उन्होंने इस लाइन में कदम रखा, बहुजन समाज के राजनीति के अंदर कदम रखा। देखिए, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी संस्थापक DS4 वाम से बहुजन समाज पार्टी। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी जब पूना में एज ए बतौर डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहे थे और उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती और तथागत गौतम बुद्ध की जयंती की छुट्टियां बंद की गई, तो वहाँ पे हमारे ही इस समाज के महापुरुष मान्यवर दीना भाना जी जो काम कर रहे थे, जब उनका आपस में इस बात को लेकर के टकराव हुआ कि हमारे महापुरुषों की जयंती काट ली गई है, और जब हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग जो वहाँ भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर में बाहर धरने पे बैठे थे, वो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी से मिले कि आप हमारे समाज से आते हैं, आप बड़े अधिकारी हैं, आप हमारे साथ दरी पे बैठिए। तो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के शब्द ये नहीं थे कि मैं बहुजन समाज के लोगों के सहयोगी के तौर पे जाना चाह रहा हूँ। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के भी शब्द यही थे कि आप लोग यहाँ जो बैठे हो, जिस विचार को तुम जिस मांग को मनवाना चाह रहे हो, मेरी तरह पढ़ लिख करके इन बड़े बड़े पदों पर आए और समाज का तभी आप कल्याण कर पाएंगे। लेकिन मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी इस देश के वो पहले प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने ही यहाँ रिसर्च दे करके इस देश को स्वदेशी तकनीक से परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की जो रिसर्च थ्योरी सबमिशन जिस दिन दिया, उस दिन मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का जो टर्निंग पॉइंट था, वो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का टर्निंग पॉइंट यही था कि जब मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी उस
रिसर्च सेंटर से बाहर इस खुशी से निकले कि मैंने काम कर दिया जो मुझे करना था। और जब वो गए तो आप जाएंगे पूना के अंदर, आज भी दुनिया की सबसे बड़ी प्रोस्टिट्यूट जो मंडी है वो पूना की हरदोई रोड पे ही है। जब मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी वहां से गुजर रहे थे और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने देखा कि यहाँ औरतें दिया सलाई लेकर के, मोमबत्ती लेकर के रोडों पे बैठी हैं। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई आज दिवाली है क्या? तो ड्राइवर ने कहा साहब दिवाली नहीं है, ये बस ऐसा ही है, चलने दो। साहब ने कहा गाड़ी रोको, मैं पूछूंगा। तो उन्होंने रोका नहीं। साहब गुस्सा हुए, साहब नीचे उतरे। साहब ने देखा कि मेरे समाज की औरतें, मेरे देश की औरतें, जिस देश की औरतें रोडों पे रात को बैठी है, तो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने कहा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ये बच्चों को खाना देने का समय है, आप जाइए अपने घर पे, बच्चों को खाना खिलाइए। औरतों का जवाब ये था साहब को, यदि हम यहाँ नहीं बैठेंगे, यदि हम अपना जिस्म किसी को नहीं परोसेंगी, तो हम बच्चों को खाना कहाँ से देंगी? अरे धन्य मान्यवर साहब श्री कांशीराम ने तैयार किया, जिस देश में माता बहनें अपना जिस्म बेच करके इस देश को, अपने बच्चों को लालन पालन कर रही हो, जिस देश में, उस देश को परमाणु शक्ति संपन्न होने की जरूरत ना होते हुए यहां जो दुश्मनी है, जो बम हम बना करके देश की रक्षा चाह रहे थे, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी टर्निंग पॉइंट रहा। जब मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने अपना ऑडिटर लिखा और मॉर्निंग में छप के आया, ऑडिटर से पूछा गया कि ये लाइन मेरी नहीं है, उनके शब्द ये थे, आप जाकर के पूछिए औरतें किस समाज से आती हैं। धन्य मान्यवर साहब श्री कांशी ने उस दिन रिजाइन किया, अपना कोट उतारा, ये कहा कि मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी आज के बाद अपने जीवन में 5 शर्तें लागू करते हुए, कोई मरेगा मैं शामिल नहीं होऊंगा, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, अपना बैंक बैलेंस नहीं बनाऊंगा, कोई पैदा होगा उसके जन्मदिन पे नहीं जाऊंगा। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने ये तहिया करके, जब वहां झगड़ा हुआ, डायरेक्टर के साथ झगड़ा हुआ, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी जेल में गए और वहां से परिवार की तरफ से परिवार को मैसेज मिला, आपका बेटा जो अफसर था वो जेल में चला गया है, उसकी जेल होगी, उसने कुछ गड़बड़ की, उसको लेके आओ। तो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने कहा परिवार के लोगों को, आज के बाद मैं घर नहीं जाऊंगा, जितना जीवन बचा है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था, जो उनका कारवां अधूरा रह गया है, मैं उसको पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगाऊंगा। और धन्य मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी, लोग कहते हैं कि जो लोग बिकाऊ हैं, एक थ्योरी थी इस देश में, जो लोग बिकाऊ हैं वो राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। धन्य मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने कहा यदि नेता टिकाऊ हो तो राजनीति भी टिकाऊ हो सकती है, उसका नेता बिकाऊ नहीं होना चाहिए। धन्य मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने इस देश में एक टिकाऊपन की, जिस समाज की बोली लगती थी, हर एक एंगल से लगती थी, आज टिकाऊ बनाया है। संदीप भाई क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पर युवा इकट्ठे हुए हैं? हालांकि बड़ा पर्व है बहुजन समाज के लिए, अगर बात करें बहुजन समाज की राजनीति के लिए अगर बात करें, लेकिन उसमें भी युवाओं की इतनी कम भागीदारी में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को मान्यवर साहब कांशीराम के 91वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि आज आप देख रहे हो कि जो मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्मदिन है ना, वो मनाया हुआ है, तो आप ये कह रहे हो कि भाई साथी कम आए हुए, साथी कम नहीं है, क्योंकि जो मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्मदिन आज हमने मनाया हुआ ना, हमने विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से मनाया हुआ है, तो फिलहाल इसी टाइम पर भी मान्यवर साहब कांशीराम का जन्मदिन पूरे जिले के अंदर अलग अलग जगह पर बना हुआ है, इसलिए जनसंख्या बटी हुई है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जनसंख्या यहाँ पे कम है लेकिन हर जगह पे? मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान्यवर जो साहब कांशीराम का जो जन्म दिवस है पूरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग जगह पर बनाया हुआ है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे साहब कांशीराम के जीवन से कनेक्ट करके, युवाओं को एक मैसेज? मैं युवा को तो यही संदेश देना चाहता हूँ, मान्यवर साहब कांशीराम की जो विचारधारा थी, उनका जो नीला झंडा हाथी निशान था, उस विचारधारा पर काम करके घर घर उस झंडे को बुलंद करके इस देश के अंदर बीएसपी की सरकार बनाना है और जो दबा कुचला जो समाज है उसको न्याय दिलाना है। दबे कुचले समाज को न्याय दिलाना है। रामनिवास रायपुर जी मौजूद हैं, पूर्व बहुजन समाज पार्टी के पूर्व हल्का देख रहे हैं। सर स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी को तो आज के दिन ये कहा जाता है कि किसी भी सीट पर बहुजन समाज पार्टी मजबूती से नहीं लड़ पाती, नहीं जीत पाती, या उनका वोट बैंक जो है वो बहुत कम हो चुका है। यूपी के अंदर भी उनकी कुछ एक सीट ही बाकी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज मान्यवर साहब श्री कांशीराम के 91वें दिन के उपलक्ष्य पर आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को लख लख बधाई। और आपने जो क्वेश्चन किया है कि आज बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ गिर रहा है और जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सीट जो बता रही हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज बहुजन समाज पार्टी का कहीं ग्राफ नहीं गिरा। ये मनवाजी जो सोच ताकते हैं,
जो कांग्रेस और जो बीजेपी और जो आरएसएस का जो प्लान है वो एजेंडा समाज के दिमाग में फिट बिठाने का काम करे। बहुजन समाज पार्टी ना पहले कमजोर थी और ना बहुजन समाज पार्टी आज कमजोर है। बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश के अंदर बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपना जो कार्यकर्ता है, जो कैडर बेस पे है, वो बिल्कुल तैयार है। ठीक है, रिजल्ट कई बारी परिस्थितियां हो जाती है, कई बारी क्या है कि 25% पे सरकारें बन जाती है, कई बारी 40% के ऊपर मात्र कुछ एमएलए के अंदर पार्टियां सिमट के रह जाती है। आज ये कुछ परिस्थितियां है। देर सवेरा हम बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे हम समाज को दोबारा से तैयार करके और इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। विजय भाई, आप युवा हो और जो साहब कांशीराम के युवाओं को विचार थे, आज का युवा कहाँ जा रहा है? साहब कांशीराम से कितना कनेक्ट कर पा रहा है खुद को? देखिए, सबसे पहले तो समाज जंक्शन के व्यूवर्स को और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को साहब काशीराम के 91वें जन्म दिवस की लख लख बधाई। और दूसरा, आपने जो सवाल किया युवा कहाँ जा रहा है, आज के समय का युवा महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ करके आज भी अपने समाज के उत्थान के लिए आप भी अंदर जा करके देख सकते हैं, अपने समाज के उत्थान के लिए नए साहब काशीराम के एजेंडे के ऊपर प्लान तैयार करके आगे समाज को जगाने का काम करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको कोई भी एजिटेशन, कोई भी आपको विरोध प्रदर्शन जहां भी देखने को मिलेगा, हमारे समाज का युवा वहां अग्रिम पंक्ति में आपको शामिल हुआ मिलेगा। और जहां तक देखते हैं, साहब काशीराम जी ने जिस प्रकार से, एक बात याद आती है साहब काशीराम की, कांग्रेस जाएगी, जो साहब काशीराम ने कहा था कांग्रेस जाएगी और बीजेपी आएगी। उसके बाद का जो दौर है, 21वीं सदी का जो दौर है, वो बीजेपी जाएगी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी और वही सपना आज के समय में संभव होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से साहब काशीराम ने कांग्रेस को एक सबक सिखाया, कांग्रेस को नंगा करने का काम किया। जिस समय साहब काशीराम आरपीआई में काम कर रहे थे तो 1977 का आरपीआई के साथ एक समझौता था। उस समझौते में एक प्रचार और वो जो समझौता किया गया था उसमें सीटें 540, जो कितनी सीटें थी, 540 कुछ सीटें थी, उन पर तो कांग्रेस 520 सीटों पर तो कांग्रेस अकेली लड़ रही थी और आरपीआई के हिस्से में जो एक सीट आई थी, उस समय एक प्रचार बनाया गया, कांग्रेस 520 सीटों पर लड़ रही है और अम्बेडकर केवल 1 सीटों पर। उसी समय आरपीआई से साहब काशीराम ने त्याग पत्र देते हुए और देश के सबसे बड़े मनसूबे में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया 1984 में। और जब साहब काशीराम को मौका मिला, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ जब अलायंस करने का जो मौका मिला, 300 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और 150 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और वहीं साहब काशीराम ने कांग्रेस को एक सबक सिखाने का काम किया। आज जिस प्रकार से कांग्रेस हाशिए पर खड़ी है और बहुजन समाज का युवा बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं, आने वाला समय होगा वो बहुजन समाज पार्टी का होगा। देश में जो शासन सत्ता, जो सरकार बनेगी वो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मान्यवर साहब काशीराम के ऊपर जितनी बातें आज हुई इस वीडियो, काशीराम की जो राजनीति थी उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मान्यवर साहब काशीराम का जो त्याग समर्पण था बहुजन समाज के लिए, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखेंगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।